क्योंकि अगर किसी स्टॉक में स्मार्ट मनी आ गया तो वो उसमें इतना पैसा पंप करेंगे कि वो स्टॉक 10 दिन में ही दुगना हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई कैटलिस्ट जुड़ जाए तो उसका स्पीड 5 टाइम्स हो जाएगा। ये हर साल लगभग 220% का रिटर्न्स बनाते हैं और अपने सबसे बुरे साल में भी इन्होंने 128% का रिटर्न बनाया है। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज जो अपने एनालिस्ट को करोड़ों करोड़ का पैकेज देकर रखती हैं, वो कभी भी चार्ट पैटर्न को देखकर बाय नहीं करते। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीसीपी पैटर्न का एक स्क्रीनर मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से कम 35% ऊपर नहीं है, तब तक हम मान ही नहीं सकते कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। 33,500% का रिटर्न। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसका यूज करके इस इंसान ने सिर्फ 5 सालों के अंदर 33,500% का रिटर्न बनाया है। इस शख्स का नाम है मार्क मिनर्विनी। यह सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि इन्होंने ट्रेडिंग से इतने कम टाइम में इतना बड़ा रिटर्न बनाया है। इनके फेमस होने का असल रीजन है इनका कंसिस्टेंट रिटर्न्स। ये हर साल लगभग 220% का रिटर्न्स बनाते हैं और अपने सबसे बुरे साल में भी इन्होंने 128% का रिटर्न बनाया है। इनका सबसे बुरा रिटर्न भी कई फंड मैनेजर्स का सपना होता है। आज आपको इनकी स्ट्रैटेजी बताने के 2 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही इजी टू यूज है और दूसरा, इस स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। आज मैं इस स्ट्रैटेजी को इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग की जीरो नॉलेज है तब भी आपको सब कुछ समझ आएगा। इसके लिए इस स्ट्रैटेजी को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहला है सेपा, जिसका यूज हम एंट्री के लिए करने वाले हैं, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन अप ट्रेंड। अच्छा, इन वर्ड्स को देखकर डरिएगा मत, ये बहुत इजी चीज है। वीडियो को बस थोड़ा आगे तो बढ़ने दीजिए। सेपा का मतलब है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। इसका नाम ही हमें बता रहा है कि हमें किसी भी रैंडम पॉइंट पर एंट्री नहीं लेना, बल्कि हमारे एंट्री का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, वो पॉइंट जहां पे इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा। सेपा में हम मेनली 2 चीजों को देखकर एंट्री लेते हैं। पहला है इंप्रूविंग सेल्स एंड प्रॉफिट। आपको हमेशा वैसे ही स्टॉक्स में एंट्री लेना है जिसका सेल्स और प्रॉफिट हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वार्टर 1 में किसी कंपनी का सेल्स 200 करोड़ था, तो क्वार्टर 2 में उसका सेल्स बढ़ के कम से कम 210 करोड़ तो होना चाहिए, और वहीं क्वार्टर 3 में वो सेल्स बढ़कर 220 करोड़ हो गया। इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। अब अगर किसी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है तो उसका स्टॉक 1 साल के अंदर 100 से 200 तो जाएगा ही, लेकिन अगर उसके साथ कोई कैटलिस्ट जुड़ जाए तो उसका स्पीड 5 टाइम्स हो जाएगा। यानी 1 साल की जगह वो 1 महीने में ही डबल हो सकता है। अब ये कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है। उस कंपनी ने कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसने कोई नया सीईओ अपॉइंट किया है, उस कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो उस कंपनी को न्यूज में लेकर आए। कैटलिस्ट का सिर्फ एक ही काम होता है, और वो है इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी को अट्रैक्ट करना। क्योंकि अगर किसी स्टॉक में स्मार्ट मनी आ गया तो वो उसमें इतना पैसा पंप करेंगे कि वो स्टॉक 10 दिन में ही दुगना हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हम और आप शायद किसी भी रैंडम स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखकर बाय करते हैं, लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज जो अपने एनालिस्ट को करोड़ों करोड़ का पैकेज देकर रखती हैं, वो कभी भी चार्ट पैटर्न को देखकर बाय नहीं करते। वो हमेशा ऑर्डर फ्लो देखकर बाय करते हैं, और किसी भी कैटलिस्ट की वजह से जब ऑर्डर फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंस्टीट्यूशंस भी अपना ऑर्डर्स पंच करना शुरू कर देती है। अगली वीडियो में मैं आपको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस बताऊंगा, क्योंकि जिस स्टॉक में ऑर्डर फ्लो अचानक से बढ़ना शुरू हो गया वही स्टॉक होता है जो कम टाइम में ज्यादा रिटर्न्स देता है। और एग्जैक्टली इसी टाइम पे वीसीपी पैटर्न भी बनता है, क्योंकि अचानक से जब ऑर्डर फ्लो बढ़ता है तो वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है, लेकिन अपने बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उस स्टॉक को नीचे आना पड़ता है। लेकिन तब तक और भी इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर पंच करते हैं और वो स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन अभी भी पूरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूशन थोड़ी सी सेलिंग करती है, और सेलिंग की वजह से वो स्टॉक फिर से थोड़ा नीचे आता है। लेकिन कंटिन्यूअस ऑर्डर फ्लो की वजह से डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने पिछले वाले लो के बराबर में लो नहीं बनाता, बल्कि वो उससे ऊपर में ही लो बना देता है, और यही चीज कुछ वक्त तक कंटिन्यू करता है। और एक टाइम के बाद जब ऑर्डर फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है तो एक्सेसिव डिमांड की वजह से वो स्टॉक वहां पे ब्रेकआउट दे देता है, और वहीं से वो स्टॉक फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है। और इसी को हम कहते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और उसका ब्रेकआउट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीसीपी पैटर्न का एक स्क्रीनर मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें 100% स्टॉक्स वीसीपी पैटर्न बना रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको जो सिखा रहा हूं इसके बेसिस पे आपको जज करना है कि कौन सा स्टॉक है जो कंप्लीटली वीसीपी पैटर्न बना रहा है। अब सेपा के बाद हम आते हैं वीसीपी पैटर्न में, जो हमें असल में स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगा। देखिए, वीसीपी के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला यह है कि वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में होना चाहिए।
स्टॉक के अप ट्रेंड को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका 20 EMA उसके 50 EMA से ऊपर होना चाहिए, उसका 50 EMA उसके 100 EMA से ऊपर होना चाहिए और उसका 100 EMA उसके 200 EMA से ऊपर होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से कम 35% ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से कम 35% ऊपर नहीं है, तब तक हम मान ही नहीं सकते कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अगला पॉइंट है कि उस स्टॉक का वोलेटिलिटी घटते रहना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक में वोलेटिलिटी पहले से कम होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि स्टॉक में वोलेटिलिटी पहले के मुकाबले घटते रहना चाहिए। जैसे आप इस वीसीपी पैटर्न को देखिए, यहां पे वोलेटिलिटी पहले ज्यादा था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ और इसी तरह से आगे घटता चला गया। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि वीसीपी किसी भी चार्ट पैटर्न पे बन सकता है। वीसीपी कप एंड हैंडल में भी बन सकता है, असेंडिंग ट्रायंगल में भी बन सकता है, किसी पे भी बन सकता है। यहां पे पैटर्न मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ देखना है कि उसका वोलेटिलिटी कम होते रहना चाहिए। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप इतने हाई ग्रोथ स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हो। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। इसमें कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है वो है प्री बिल्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप खुद से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं कि मुझे एक बनी बनाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए। इसमें इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग तीनों के लिए स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है और मैं आपको बता दूं कि इसकी हर एक स्ट्रैटेजी 500 से ज्यादा बार बैक टेस्ट की गई है। इसके अलावा आपको कई सारे स्कैन्स मिल जाएंगे, जैसे प्राइस स्कैन्स, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, कैंडलस्टिक स्कैन्स। ये स्कैन्स का फीचर मैं खुद यूज करता हूं। मैं देखता हूं कि कौन से स्टॉक्स है जिनमें हैमर पैटर्न बना है, कौन से स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाई के रेंज में है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें वॉल्यूम और डिलीवरी बहुत ही तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस तरह के स्टॉक्स में मैं खासा ट्रेड करता हूं। वैसे तो इसका एनुअल प्रीमियम प्लान लगभग 3000 रुपए का है, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड EDGE50 यूज करते हैं तो आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक और डिस्काउंट कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। यह ऑफर पहले 200 लोगों के लिए, उसके बाद हो सकता है कि यह कूपन कोड काम ही ना करे, तो मेक श्योर आप बिल्कुल लेट मत कीजिएगा। कई लोग यहां पे गलती करते हैं कि वो वॉल्यूम को डिक्रीज होते देखना शुरू कर देते हैं। कई लोग यहां पे डिक्रीजिंग वोलेटिलिटी का मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि वॉल्यूम ड्राई आउट होना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वीसीपी में वॉल्यूम कम होता जा रहा होगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे कैपलिन पॉइंट लैब का चार्ट खोला है। इसमें हमें देखना है कि क्या ये स्टॉक इन तीनों पैरामीटर्स को मीट कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या देखा था कि 20 EMA इसके 50 EMA से ऊपर होना चाहिए, 50 100 से, 100 200 से, इस तरह से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ट्रेडिंग व्यू में इसे कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिकेटर्स टैब में जाना है। यहां पे हमें लिखना है EMA, स्पेस देना है 20/50/100/200। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहां पे ये 4 EMA वाला इंडिकेटर खुल चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं बगल में डॉक्टर स्वीट्स भी लिखा हुआ है, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहां पे ये इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। ये रेड वाला 20 EMA है, इसके नीचे वाला 50 EMA, ब्लू वाला 100 EMA और जो डीप ब्लू है या डार्क ब्लू कुछ भी कहते हैं, ये 200 EMA। तो यहां पे आप देख सकते हैं 20 EMA इसका 50 से ऊपर है, 50 100 से ऊपर है, 100 200 से ऊपर है। तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया कि यहां पे स्टॉक अप ट्रेंड में है। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से कम 35% ऊपर होना चाहिए। तो यहां पे हम चलते हैं, यहां पे इसके 52 वीक लो को देखते हैं। तो ये देखिए एक लो बना, तो मोस्ट प्रोबेबली यही एक 52 वीक लो होगा। तो यहां से हम मेजर करते हैं और इसके रिसेंट हाई को देखते हैं। यहां पे देखिए ये इसका हाई था जहां से इसने वीसीपी पैटर्न बनाना शुरू किया। तो ये हाई आप देख सकते हैं 73% अप था, मतलब ये स्टॉक 73% अपने 52 वीक हाई से ऊपर चल चुका है। इसका मतलब है कि स्टॉक में वाकई एक स्ट्रेंथ है। अब आता है हमारा थर्ड क्राइटेरिया कि स्टॉक में वोलेटिलिटी डिक्रीज होते रहना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी पहले ज्यादा था, इसके मुकाबले फिर वोलेटिलिटी कम हुआ। तो यहां पे हमें समझ आता है कि वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। यहां पे हमें ध्यान रखना था कि वीसीपी किसी भी पैटर्न पे बन सकता है। तो यहां पे आप देखिए वीसीपी कप एंड हैंडल पे बना है। ये इसका कप है और इसका हैंडल है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमें यह समझ आ रहा है कि वोलेटिलिटी कम हो रहा है, इसीलिए इसे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कहा जाता है। अब आते हैं हम इसके एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी पे। देखिए, अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमेशा अपने टारगेट को छोटा रखा कीजिए।
आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ले सकते हैं। यहां पे आपने 1 का स्टॉप लॉस लिया और उसके डबल का टारगेट ले लिया। उसके बाद अगर आपको धीरे धीरे एक्सपर्टीज आनी शुरू हो जाती है तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 भी कर सकते हैं। यहां पे स्टॉक ने वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट पॉइंट ही आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। देखिए यहां पे स्टॉक अगले दिन गैप अप खुल गया था, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही होता है कि अगले दिन भी स्टॉक इसके आसपास ही खुले, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ। और अगर आप पहली बार स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, पहले 10 बार में आपका रीसेंट लो ही आपका एसएल होगा। मैं स्विंग लो की बात नहीं कर रहा, रीसेंट लो ही आपका एसएल होगा। तो यहां पे आपका रीसेंट लो लगभग 5% के आसपास का है, यानी आपका एसएल 5.5 या 5.4 के आसपास का होना चाहिए। और यहां से अगर हम स्टार्टिंग में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखें तो यहां पे देखिए स्टॉक ने लगभग 10% अचीव कर लिया है। यहां से आपको अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। अगर आप नए हैं तो याद रखिए 1:2 से ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखना है। आप किसी स्ट्रैटेजी को एक्सपर्टीज कर ले, मास्टर कर ले, उसके बाद ही आपको 1:3, 1:5 में जाना है। तो यहां पे स्टॉक ने जब 10% का टारगेट अचीव कर लिया, आपको सीधे अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है। और जब आप इस स्ट्रैटेजी का यूज करके कई सारे स्टॉक्स ले चुके होंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका एंट्री पॉइंट कहां होना चाहिए, एसएल कहां होना चाहिए और कितने पॉइंट पे आपको टारगेट बुक करना है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि किसी भी ट्रेड में आपका एसएल 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका मैक्सिमम एसएल 7% होना चाहिए, उससे ऊपर आपको एसएल रखना ही नहीं है। आप वीसीपी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, डार्वस बॉक्स फॉलो कीजिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, याद रखिए 7% से ज्यादा एसएल नहीं रखा जाता, वरना आपके कैपिटल को उड़ने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। अभी जस्ट मैंने डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी का जिक्र किया, वो अगेन एक कमाल की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आपको डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी सीखना है तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो को देखिए।